हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। करण ने काफ़ी साल पहले ही मैदान छोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद करण अगर मैदान में उतर आए तो उसे मात देना एक आसान काम नहीं था। करण का व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली था, उसकी सोच उतनी ही धारदार थी। उसकी दूरदृष्टि और योजना की काट करना संभव नहीं था। अब तक इतने दिनों में बच्चे करण की देख रेख में ही सुरक्षित थे। करण चाहते तो उन्हें गुलेरिया हाउस रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वक्त की नजाकत को देखते हुए यही उचित था। बेशक घर में मौजूद आकाश किसी के लिए भी किसी भी तरह का खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी करण अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहते थे, और खास कर तब जब बात उनके बच्चों की हो। अब क्योंकि मारवा हाउस से खतरा टल चुका था, इसीलिए करण ने बच्चों को घर बुला लिया था। घर के अंदर जाते ही रिया पिंकी के गले लग जाती है। दोनों सहेलियां गले लगकर उछलने लगती हैं। उसके बाद वह यश से मिलती हैं। खुशी के मारे यश के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे, वह कूदने के साथ साथ शोर भी मचा रहा था। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन भी यश के गले मिलते हैं। पिंकी से हाय हेलो करने के बाद बच्चे नंदनी, श्रेया और राजलक्ष्मी से भी मिल लेते हैं। बच्चों को देखकर सभी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। अचानक से ही गुलेरिया हाउस में रौनक सी दौड़ पड़ी थी। तभी यश कहता है, मैंने पापा से कितनी बार कहा कि तुम तीनों को घर ले आए, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। पर फाइनली अब तुम तीनों आ गए हो, अब हम खूब मस्ती करेंगे। ठीक इसी वक्त फोन रिंग करने लगता है। नंदनी आगे बढ़कर फोन उठाती है। उधर से अनिका की आवाज सुनाई देती है, कैसी हो भाभी? नंदनी जवाब देती है, मैं एकदम ठीक हूँ और तुम्हारे तीनों बच्चे ठीक तरीके से पहुंच गए हैं। मुझे पता है कि तुमने यही पूछने के लिए फोन किया होगा। अनिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बच्चे गुलेरिया हाउस पहुंच चुके हैं, लेकिन बच्चों को लेकर वह पूरी तरह से आश्वस्त थी। धीरे धीरे वह करण के बारे में वह सब बातें जान चुकी थी जो अब तक दुनिया से छुपी हुई थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि करण के साए में उसके बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तक बच्चे कहाँ पर थे, यह बात अनिका अच्छी तरह जानती थी, लेकिन बच्चों को घर ले आने की बात करण ने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वह किसी तरह का खतरा मोल उठाने के लिए तैयार नहीं थे। अब अनिका जवाब देती है, नहीं भाभी, मैंने इससे भी कुछ खास बताने के लिए फोन किया है। नंदनी कहती है, हाँ बताओ अनिका। अनिका कहती है, आप सभी अपने घर के लड़के की एंगेजमेंट के हिसाब से तैयारी कर ले, क्योंकि यह एक सरप्राइज है, इसीलिए सभी तैयारियां आपको खामोशी से करनी है। नंदनी के चेहरे पर एक और जहां खुशी दिखाई देती है, वहीं हैरानी भी दिखाई देने लगती है। अनिका का नाम सुनकर अब तक श्रेया उठकर नंदनी के पास आ गई थी। नंदनी कहती है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। थोड़ा ठीक से बताओ, किसकी सगाई की बात कर रही हो, क्योंकि यश अभी बहुत छोटा है और बाकी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अनिका हंसकर कहती है, अपने देवर ओमकार को भूल गई क्या? नंदनी अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, हाँ सही कहा तुमने, वह तुम्हारे पास क्या चल रहा है, मुझे उसका ख्याल ही नहीं आया। अब अनिका आगे कहती है, अब बाद में मुझे कोई मत कहना कि मैंने समय पर बताया नहीं था। आप सभी के पास तैयारी करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। अब नंदनी आगे कहती है, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, 1 हफ्ता तो बहुत है, मैं सब कर लूँगी, लेकिन बस तुम मुझे एक बात यह कन्फर्म कर दो कि हमारे लड़के की पसंदीदा लड़की प्रीति ही है ना? अनिका कहती है, हाँ वही है, लेकिन अभी दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता और उन्हें कुछ बताना भी नहीं है। नंदनी के चेहरे की खुशी पहले बढ़ जाती है और फिर अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह अनिका से कहती है, और चाचा चाची? अनिका जवाब देती है, उनकी चिंता आप मत कीजिए, मैं देख लूंगी। अब नंदनी कहती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कितने दिनों के बाद घर में कोई फंक्शन होगा, खुशियों का माहौल होगा। इसके बाद नंदनी करण की तरफ देखती है। करण नंदनी के पास आकर फोन हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं, अनिका बेटा कैसी हो? अनिका जवाब देती है, मैं एकदम ठीक हूँ और थैंक यू सो मच। करण कहते हैं, क्या मुझे भी थैंक यू कहोगी? अनिका फोन के दूसरी तरफ मुस्कुरा देती है और कहती है, अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर वह फोन रख देती है। वहाँ रोहित अनिका के पास ही मौजूद था। अब वह अनिका से पूछता है, क्या बच्चे गुलेरिया हाउस पहुंच गए हैं? अनिका गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। अब रोहित आगे पूछता है, तुमने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं बुलाया?
अब अनिका अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डालकर कहती है, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक है और चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बेचैनी हो रही है तो कल वहां जाकर मिल ले आना। इसके बाद अनिका अपने बिस्तर की तरफ बढ़ जाती है। रोहित चेहरा लटकाकर अपनी जगह पर खड़ा खड़ा बड़बड़ाता रह जाता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं, पर कई दिनों से उन्हें देखा नहीं, बस इसलिए। अपने बेड पर पहुंचने के बाद अनिका रोहित की तरफ देखकर अपनी दोनों बाहें खोल देती है, मानो छोटे बच्चों को सांत्वना देने के लिए गले लगाकर बहलाने की कोशिश कर रही हो। रोहित भी उतनी ही मासूमियत से अनिका की ओर बढ़ जाता है। गुलेरिया हाउस। वहाँ नंदिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है और फोन रखने के बाद वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रहती है। तभी श्रेया के साथ साथ राजलक्ष्मी भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और श्रेया कहती है, अब आप बताएंगी भी क्या खबर है, या खड़े खड़े सारी खुशी अकेले ही डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। श्रेया की बात सुनकर नंदिनी और राजलक्ष्मी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। नंदिनी कहती है, मेरा शोर मचाने का मन कर रहा है। इसके बाद वह तीनों करण की तरफ देखने लगती हैं। करण मुस्कुरा देते हैं और डाइनिंग टेबल के साथ चेयर पर बैठ जाते हैं। अब नंदिनी खुशी से चिल्लाने लगती है, अपनी दोनों मुठ्ठियां बंद करके आसमान की तरफ कर देती है और चिल्लाते हुए ये की आवाज निकालती है। अब श्रेया फिर से कहती है, अकेले अकेले ही खुश होती रहेंगी या हमें भी खुश होने का मौका देंगी। नंदिनी सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देती है, फिर बच्चों की तरफ देखकर उनसे कहती है, बच्चों तुम सभी रूम में जाकर एंजॉय करो, मैं तुम सभी की फेवरेट चीजें वहीं भिजवा देती हूँ। इसके बाद बच्चे शोर मचाते हुए कमरे में चले जाते हैं। बच्चों के जाने के साथ ही नंदिनी नौकरों को इशारा कर देती है। नौकर बच्चों की मनपसंद चीज उनके कमरे की ओर लेकर चले जाते हैं। इधर नंदिनी बच्चों के जाने के बाद सभी के पास जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और उसके बाद सारा किस्सा कह सुनाती है। मारवा हाउस। भूमिका के हाथों से बचकर प्रीति के कमरे से बाहर आकर सनी मन ही मन सोचता है, जान बची तो लाखों उपाय। भूमिका दी के हाथ में कितनी ताकत है, ना जाने दुश्मनों का क्या हाल करती होंगी। फिर चलते चलते ओमकार पर नाराजगी जताते हुए बड़बड़ाने लगता है, अगर लोगों को फोन उठाना ही नहीं होता तो वह अपने पास रखते ही क्यों है। यदि ओमकार फोन उठा लेता तो मुझे इस तरह भूमिका दी के हाथ फंसना नहीं पड़ता। पहले मेरा दिमाग खराब था और अब मेरी गर्दन भी खराब हो गई है। फिर अपने गर्दन को मसलते हुए ओमकार के कमरे तक पहुंच जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसे कहीं भी ओमकार दिखाई नहीं देता। वह ओमकार को आवाज लगाता है, ओमकार क्या तुम यहाँ हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब कमरे से कोई आवाज नहीं आती तब सनी पूरे कमरे के हर हिस्से में अच्छी तरह चेक करता है, लेकिन जब ओमकार कहीं दिखाई नहीं देता तब वह बाहर की ओर निकल पड़ता है। फिर आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करता है कि ओमकार कहाँ जा सकता है। फिर कुछ सोचने के बाद बाहर की तरफ चल पड़ता है। यहाँ ओमकार प्रीति के कमरे से निकलने के बाद सीधा घर से बाहर बने हुए लॉन एरिया में चला जाता है। लॉन में बने हुए बेंच पर बैठकर वह अपनी आंखें बंद करके बहती हुई हवा को महसूस कर रहा था। पास में चलते हुए फव्वारे के पानी की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। बंद आंखों से वह प्रीति के साथ कमरे में बिताए हुए हर पल को अभी भी जी रहा था। हर लम्हा उसकी आंखों के आगे तैर रहा था। प्रीति के पास होने का नशा उसके दिमाग से अभी भी नहीं उतरा था। एक तरफ जहां प्रीति के पास होने का एहसास उसे अभी भी सुख दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त उसका मन बेहद दुखी और बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रीति के व्यवहार का क्या मतलब समझे। ओमकार मन ही मन सोचता है, अगर भूमिका दी वहां नहीं पहुंचती तो आज कुछ भी हो सकता था। एक तरफ वह मुझे खुद से दूर कर रही है और दूसरी तरफ हर हद से आगे बढ़ते हुए आज उसने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ बताती भी नहीं। ठीक इसी वक्त उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है। यह सनी का हाथ था। सनी का ध्यान जब ओमकार के चेहरे पर जाता है तो वह दंग रह जाता है। ओमकार की आंखों के किनारे से आंसू की बूंदें टपक रही थी। ओमकार की ऐसी हालत देखकर सनी अपनी परेशानी भूल जाता है और झट से ओमकार के पास बैठते हुए कहता है, क्या हुआ दोस्त, क्या तुम्हारी प्रीति से बात नहीं हो पाई। ओमकार कुछ नहीं कहता और अपनी कनखियों से निकलते हुए पानी को साफ कर लेता है। फिर सनी आगे पूछता है, क्या प्रीति नहीं मानी, वह अभी भी नाराज है। सनी की इस बात पर ओमकार अपना चेहरा नीचे कर लेता है। सनी समझ जाता है कि ओमकार प्रीति को मना नहीं पाया। अब सनी पूछता है, क्या उसने बताया कि वह नाराज क्यों है। इस बार ओमकार अपनी गर्दन ना में हिला देता है।
अब सनी फिर से पूछता है, उसने कुछ तो कहा होगा, कोई तो ऐसी बात कही होगी जिससे कि यह पता चल सके कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। ओमकार कहता है, वह बात करने के लिए ही तैयार नहीं है, कहती है कि हम दोनों का साथ नहीं हो सकता। सनी कहता है, ऐसे कैसे साथ नहीं हो सकता, क्या वह तुमसे प्यार नहीं करती? कुछ पल रुककर ओमकार कहता है, वह मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन कोई तो बात है जो उसके दिमाग में बैठ गई है। अब कुछ बताएगी ही नहीं तो उसके मन की दुविधा दूर कैसे होगी। अब सनी कहता है, मुझे लगा था कि अब तक तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और इसीलिए मैं प्रीति के कमरे तक गया था ताकि तुम दोनों के साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम हमसे एकदम आगे चल रही है। सनी की बात सुनकर ओमकार कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम? सनी जवाब देता है, छोड़ो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अभी पहले तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं।